नौशीन, आप इतने अरसे से पार्लियामेंट की कवरेज कर रही हैं, तो क्या देखते हैं जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई है, इसके कानूनी पहलू हैं क्या और इसका तरीक़ाकार है क्या? बिल्कुल वज़ीर आज़म के खिलाफ आई है, क्योंकि साथ ही रिक्विज़िशन भी आपको मालूम है जमा करा दी गई है। तो इसका मतलब है कि आईनी तौर पर तो पाबंद हैं स्पीकर के, उन्होंने 22 मार्च से पहले पहले इजलास बुला लेना है। और जो वोटिंग का तरीकाकार है वही है कि जिस दिन नोटिस होने के एक दिन छोड़ के, यानी 3rd डे से 7 डे के बीच में इन्होंने जो वोट आउट कर देना है इस तरीके अदम एतमाद को। दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन या स्पीकर के खिलाफ जो भी वोटिंग होती है वो तो खुफिया रायशुमारी के जरिए होती है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद है ये ओपन होगी, और जो भी लोग आएंगे वो ओपन ही सामने आकर वोट डालेंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है और कौन उनके मुखालिफ है जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है। तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर साथ ही दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि इस वक्त तक इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के अंदर भी एक कैफियत है कि वो फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौशीन, इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं कि जो आईनी क्या तरीक़ाकार है, और बाकी जिस तरह हम बाकी चीज़ें भी हम दोस्तों से पूछेंगे, तो आईनी तरीक़ाकार पे सिर्फ हम इस हिस्से में बात करेंगे। पॉलिटिकल जो इसके पहलू हैं वो बाद में बात। बिल्कुल आईनी तरीकाकार यही है कि आप 3rd डे से लेकर 7 डे के बीच में स्पीकर ने इसके ऊपर वोटिंग करा लेनी है। वोटिंग के ज़रिए अगर वज़ीर आज़म वोट आउट हो जाते हैं तो फिर नई पूरी कैबिनेट आ जाएगी, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। और क्योंकि रिक्विज़िशन इजलास है, अगर तो रिक्विज़िशन अपोजिशन ने जमा नहीं कराई होती तो स्पीकर के पास बहुत मार्जिन था कि वो जब मर्ज़ी बुलाएं इजलास, बेशक ना ही बुला रहे होते। लेकिन चूंकि अपोजिशन ने रिक्विजिशन भी साथ में जमा करा दिया है, तो अब स्पीकर तो आईनी तौर पे बाउंड हो चुके हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि उन्होंने रिक्विजिशन का इजलास 14। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि अपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक ला रही है, उनको भी हटाने का इरादा रखती है। तो क्या अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाए तो फिर ये वोटिंग और जो आइनी मामलात हैं वो किस तरह चलेंगे? देखिए अब तो नहीं है, अब तो ये बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन आपने देखा अभी तक अपोजिशन ने तहरीक जो रेजोल्यूशन है जो कि तहरीक वजीर स्पीकर के ख़िलाफ़ लाने की, वो अभी तक जमा नहीं कराई है। क्योंकि देखिए अब तो ये वोट आउट है, क्योंकि अभी स्पीकर के पास है वो करारदाद ऑलरेडी स्पीकर असद कैसर के पास है। अब वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, अब उन्होंने ही ये वोट आउट करके करनी है। और अच्छा, आप कह रहे हैं अगर कल या आज वो जमा करा देते हैं तो फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्हें नहीं करना है? वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अब तक तो क्लियर है कि स्पीकर असद कैसर ही करेंगे, क्योंकि देखिए फिर उससे पहले एक और चुनाव शुरू हो जाएगा कि स्पीकर, क्योंकि स्पीकर नहीं कराना है तो वो एक और वो शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ना अपोजिशन इतना उलझेगी और ना ही हुकूमत चाहे। आप कह रही हैं कि वो र्यूमर है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अभी नहीं आ रहा? अभी तक तो कोई फैसला नहीं है, क्योंकि पहले तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्लियर हो जाना, क्योंकि इनके पास ऑप्शन था कि क्या पहले स्पीकर के खिलाफ ले आते, ये ला सकते थे बिल्कुल, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट में होना था तो अपोजिशन बड़े आराम से ला सकती थी। लेकिन अपोजिशन ने बड़ा बिग गैम्बल किया और उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए, जो कि एक साथ जमा नहीं करा सकते। नहीं, एक साथ अब तो नहीं, क्योंकि अब तो देखिए अब स्पीकर के पास ऑलरेडी है, स्पीकर उसको अंडर प्रोसेस कर चुका है, स्पीकर के पास वो प्रोसीजर शुरू हो चुका है। 14 दिन का टाइम था, अब देखें 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने और वज़रा ने ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म यहाँ डी चौक पर एक जलसा करेंगे और लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। तो बाज़ जो अपोजिशन के हैं या जो बाज़ आज़ाद राय रखते हैं लोग, उनका ख़दशा है कि शायद इससे एक अनारकी फैल सकती है, और अपोजिशन भी कह रही है वो भी जलसा करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को जलसा करना चाहिए या पार्लियामेंट में अपनी 172 लोगों को पूरा करना चाहिए? वज़ीर आज़म को तो अपने ही बंदे पूरे कर लेने चाहिए। मेरे हाल में सबसे सेन यही होता कि वज़ीर आज़म भी थोड़ा सा ज़्यादा शायद हाइपर हो रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा काम, क्योंकि वज़ीर आज़म को होता है थोड़ा काम कूल रहते तो बहुत अच्छा उनकी तरफ से इंप्रेशन जाना था। अब उन्होंने कह दिया है डेफिनेटली वो लोग पहले भी उनमें पोटेंशियल है, वो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जलसे कर चुके हैं। लेकिन जो ख़तरनाक बात है जो हमने माजी 2014 में देखा था कि जब यहाँ पर मॉब जमा हुआ था तो वो सब पार्लियामेंट चला गया। तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कुछ सेशन हो रहा है जैसे होने लगा है और उससे पहले वज़ीर आज़म करें और कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं, तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की भी सूरत हाल हो सकती है। इसमें अपोजिशन को भी बड़ा देखना होगा, क्योंकि अपोजिशन ने भी, आपने देखा उस दिन पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ा तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो अपोजिशन को भी डेफिनेटली अपने बंदों को उस दिन नहीं एक्टिव, उनको भी टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन रखना है, क्योंकि वज़ीर आज़म को तो पहले तो बहरहाल में वज़ीर आज़म अगर उनके लोग खुद ही नहीं आते और कहते हैं कि हम वॉलंटरली ही 172 जो उनके मेंबर्स हैं वो कहते हैं हम नहीं आ रहे, लेकिन अपनी पार्टी के ऊपर तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वज़ीर आज़म उनको हरगिज़ नहीं रोक सकते। तो इत्तेहादी अगर यहाँ पर आ गए और वज़ीर आज़म 172 अरकान अपने जो हैं उससे ज़्यादा अपोजिशन 172 से ऊपर ले जाती है अरकान, कशीदगी तो बढ़ सकती है। तो वज़ीर आज़म को और मेरे ख्याल में अपोजिशन इस टाइम पर दोनों तरफ से थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। और उस दिन
कोई भी तसादुम की सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे उस दिन वो बहुत चार्ज होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है।